morning students, how are you all? Yes, from today itself I am going to start numericals, and from your textbook I am going to start with the first numerical of unsolved question. Okay, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने के हर किसी के अलग तरीके होते हैं, मेरा भी एक अलग तरीका है। तो आपको सबसे पहले ये सीख लेना है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वो तरीका समझ में आ गया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और उसकी एंट्री कैसे करते जानी है, ये समझ में आ गया तो एंट्री अपने आप रेगुलरली लर्न हो जाती है। और आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि सारे एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस की एंट्री आपको अच्छे से समझें। एक बार ये अच्छे से समझ गया तो आप आगे के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात मैं ये बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। अब अच्छे से रीड करना है मतलब क्वेश्चन को पूरा समझते हुए रीड करना है। सभी के पास बुक्स हैं, बुक में क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे और उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही करना है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से आराम से ध्यान से रीड कर लेना है, उनकी एंट्री कहाँ कहाँ होगी वो ध्यान में रखना है। कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट आप लोगों को लग रहा है उस क्वेश्चन में तो उसको टिक करके रखना है या याद रखना है कि इसमें ये पॉइंट डिफ़िकल्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से समझ के रीड करना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, तो बुक में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheets as on that date. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, फुल क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सॉल्व, पूरी सारी चीज़ें बनानी है हमें। यहाँ पे देखेंगे ट्रायल बैलेंस आप लोगों को दिया है, ट्रायल बैलेंस को भी ओवरलुक कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस में हमें दिख रही है एक और दो डेबिट साइड में एक और दो हिडन एडजस्टमेंट दिख रही है और क्रेडिट साइड में भी कुछ बहुत सारे हेड्स है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। मैं एडजस्टमेंट पूरे डिटेल में पढ़ूंगी। एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2019 वॉज वैलिड 43,000। ये क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन, क्रिएट RDD at 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट है मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम insolvent and could not pay his debts of ₹500. Outstanding expenses, rent 800 and salaries 300. Depreciate factory building by 2,500 and furniture by 1,800. Okay. Now see students, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात याद रखना है, हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होगी, मिनिमम 2 एंट्री होगी। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस की 1 एंट्री होगी। अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वो मैं सॉल्व करूंगी एडजस्टमेंट से। तो एडजस्टमेंट से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। तो आपको प्रोसेस अच्छे से समझ लेना है। एक बार प्रोसेस समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखेंगे ताकि आगे आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आए। देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है, मतलब ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ कहाँ होती है, ये आपको कहाँ मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत जाती है कि ये एंट्री कहाँ होगी। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में एडजस्टमेंट की एंट्रीज बताई है। वो एंट्रीज आपको रजिस्टर में या एक अलग पेज पे अच्छे से लिख के रखना है ताकि अगर ये जब भी क्वेश्चन में ये एंट्रीज आए तो हम उसमें इमीडिएट देख के हम उसके एंट्री की पोस्टिंग हम जल्दी से कर सकें। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000, और बैलेंस शीट के असेट साइड में होता है, लास्ट में हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 43,000। इसके बाद दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 स्टोलन। अब क्या बोला है, अनइंश्योर्ड गुड्स वर स्टोलन। ठीक है,
कुछ कुछ गुड्स थे जिनका इंश्योरेंस नहीं निकला था और वो क्या हो गए, चोरी हो गए, स्टोलन हो गए। ठीक है, अब इसकी एंट्री भी आपके सारी एंट्रीज एडजस्टमेंट की लिस्ट में दी हुई है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। चलिए, तो इसकी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से होगी, बाय गुड्स स्टोलन, ओके, और अमाउंट है 8000। और इसी की दूसरी एंट्री होती है P&L के डेबिट में, टू गुड्स स्टोलन 8000। आगे बढ़ते हैं, क्रिएट RDD at 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस में जो एडजस्टमेंट दी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नेचुरल सी बात है कि जो सीक्वेंस में दिया है हम वो सॉल्व करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एंट्री दूसरे एंट्री से रिलेट करती है। जो दूसरी एंट्री मतलब आगे की फर्दर एंट्रीज होती है उसकी पोस्टिंग पहले होती है और पहले की पोस्टिंग बाद में होती है। तो इसलिए हमने पहले ही क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया था और उसमें मेरे ध्यान में ये आया था कि 4th नंबर की जो एडजस्टमेंट है वो हमें पहले सॉल्व करना है और जो 3rd नंबर की एडजस्टमेंट है वो बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे 4th एडजस्टमेंट में क्या, 3rd एडजस्टमेंट बोला है कि RDD चार्ज करना है, लेकिन 4th एडजस्टमेंट में क्या बोला है, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ ₹500। इसका मतलब क्या है, एक कस्टमर था उसने हमारे डेट्स नहीं दिए, इसका मतलब ये क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स और RDD ये दो एडजस्टमेंट अगर एडजस्टमेंट में आती है तो इसको हम नाम देंगे न्यू, अगर वो एडजस्टमेंट में आती है तो इसको क्या नाम देंगे, हम न्यू नाम देंगे। अब देखो प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब ये दोनों एडजस्टमेंट जो है इसकी एंट्री होती है, इसकी एडजस्टमेंट सॉल्व होती है डेटर के साथ। ये किससे रिलेट करता है, डेटर के साथ रिलेट करता है। तो आप एडजस्टमेंट की लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा असेट साइड में डेटर में से माइनस और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए असेट साइड में चलते हैं, लेकिन असेट साइड में जाने से पहले हमें डेटर्स को ढूंढना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, डेटर्स को ढूंढेंगे, ऑब्वियस डेटर्स डेबिट साइड में आएगा और डेटर्स पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, छोटा सा टिक कर देंगे। क्यों हम टिक करेंगे, क्योंकि हम डेटर्स पहले ही लिख देने वाले हैं ताकि उसकी डबल से एंट्री ना हो, इसीलिए। तो डेटर्स देख लिया और डेटर्स को हमने छोटा सा टिक कर दिया ट्रायल बैलेंस में, तो वो है 28,700। ठीक है, तो असेट साइड में जाते हैं हम और यहाँ लिखते हैं डेटर्स 28,700। ओके, अब 28,700 ये डेटर्स की अमाउंट है। इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैड डेट्स माइनस करेंगे, बैड डेट से 500 और RDD है 2%। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे डेटर्स में से हम क्या करेंगे, हमेशा पहले न्यू BD, मैं क्या नाम दे रही हूँ, न्यू BD, मतलब न्यू बैड डेट्स को हम माइनस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, RDD को माइनस करेंगे। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 500 और इसमें से माइनस कर दिए 28,200 और फिर क्या करेंगे हम न्यू RDD, दोनों के एक साथ एंट्री कर देंगे, न्यू RDD @2%। अब ये 2% किस पे निकलेगा, ये 28,200 इंटू 2%। तो क्या करना है आपको, 28,200 का 2% आपको निकालना है। ठीक है, अब 28,200 पे 2% हम निकालते हैं। तो चलिए 28,200 का हम क्या करेंगे, 2% निकालेंगे, वो आता है 28,200 हमारे पास बच गए हैं, उसका 2% बोला गया है RDD, इसलिए 2% निकालेंगे, 564 आता है। ठीक है, 564। अब ये 564 जो है वो हम माइनस कर देंगे 28,200 में से, ये आता है 27,636, 27,636। हमेशा याद रखना है कि एडजस्टमेंट में डेटर से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, तो और कोई एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, अब RDD और BD दोनों एडजस्टमेंट हमने कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा BD पहले माइनस होगा और उसके बाद RDD माइनस होगा। तो चलिए इसकी दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री याद रखना है, ये जाएगी P&L के डेबिट में। यहाँ पे एक हम फॉर्मेट लिख लेंगे हमेशा, ताकि यहाँ पे कोई गलती ना हो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ओल्ड BD प्लस न्यू BD
प्लस न्यू RDD माइनस ओल्ड RDD। अब यहाँ पे जो है मैं BD लिख दूंगी 500, न्यू का न्यू में, और ये 564। अभी हम इसकी अमाउंट बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि ओल्ड BD और ओल्ड RDD का मतलब क्या होता है, जब ये ट्रायल बैलेंस में आता है BD और RDD तो उसे ओल्ड बोलते हैं। तो अगर हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस सॉल्व करते हो ये दोनों अमाउंट आए, तो हम ये बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरीज 300। अब देखो रेंट और सैलरीज दोनों आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग हम पहले रेंट को सॉल्व करेंगे और आउटस्टैंडिंग बाद में हम सैलरी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस फिर से वैसे ही करना है। रेंट पे एडजस्टमेंट आई हुई है तो रेंट को हमें ढूंढना होगा ट्रायल बैलेंस में। रेंट कितना दिया हुआ है देखेंगे, डेबिट साइड में 1500 रेंट दिया है। अब आप लोगों को ये ध्यान में है रखना है, या ये आपको समझ में आना चाहिए कि रेंट कहाँ जाता है। अगर रेंट कहा जाता है यही आपको समझ में नहीं आता है तो आप गलत सॉल्व करोगे एंट्री को, ठीक है। तो रेंट क्या होता है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, हमने ऑलरेडी प्रोफार्मा पढ़ चुके, प्रोफार्मा में ये देख चुके। तो रेंट क्या है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस है, और इसीलिए ये कहा जाएगा P&L के डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे हम टू रेंट, रेंट है 1500। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा, और आउटस्टैंडिंग की अमाउंट दी हमारी 800 रुपीज़। इस तरीके से हो जाएगा 22,300। और इसकी दूसरी एंट्री, आउटस्टैंडिंग की जो दूसरी एंट्री होती है वो जाती है लाइबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग रेंट से मैं लिखूंगी 800 रुपीज़। इसी तरीके से दूसरा दिया है सैलरीज, यहाँ पे मैं लिख दूंगी P&L के डेबिट में जाता है सैलरीज। फिर से सैलरीज को ढूंढना है, उसको टिक कर देना है, जैसे रेंट को भी टिक कर दिए होगे आप लोगों ने, सैलरीज को भी ढूंढ के उसको टिक कर देना है। 3800 इसका अमाउंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग कितना दिया है इसका 300 रुपीज़, तो 300 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4100। और इस तरीके से यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में इसकी दूसरी एंट्री होगी, सैलरीज 300 रुपीज़। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद लास्ट 6 एडजस्टमेंट दी हुई है, जो कॉमनली हमेशा, ये जो हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये हमेशा एडजस्टमेंट आती ही है पेपर में, ठीक है। डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन की हमें एंट्री करनी है, तो जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन बोला है हम उस हेड को ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे, ट्रायल बैलेंस में ढूंढेंगे। पहला क्या था, बिल्डिंग था, तो चलिए देखते बिल्डिंग की अमाउंट क्या दी हुई है वो हमें पहले देखना होगा। सेकेंड नंबर पे दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग दिया है 75,000। अब सबसे पहले प्रोसेस इसको टिक कर लेंगे सभी लोग। तो टिक करने के बाद अब आप लोग को ध्यान रखना है कि फैक्ट्री बिल्डिंग जाता कहाँ पे है, उसका साइड आपको पता होना चाहिए। तो फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होता है, असेट होता है, तो वो कहा जाएगा असेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे असेट साइड में हम लिख लेते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग 75,000, और इसके ऊपर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे दिया है 2500, तो हम क्या करेंगे 2500 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72,500। इस तरीके से होगा। साथ ही में मैं फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेती हूँ, है ना। फर्नीचर भी जाता है असेट साइड में। अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्नीचर को ट्रायल बैलेंस में ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं फर्नीचर को ट्रायल बैलेंस में। फर्नीचर लास्ट में दिया है, लास्ट में देखिए 1,95,800, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर का अमाउंट लिखूँ 1,98,500, सॉरी 800, 1,95,800, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1800, 1,95,800 फर्नीचर का अमाउंट है, उसमें से हमें डेप्रिसिएशन दे दिया है 1800। तो हम क्या करेंगे 1800 उसमें से माइनस करेंगे। 1,95,800 माइनस डेप्रिसिएशन का कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, तो 1,94,000 कहाँ आ जाएगा, आउटर में आ जाएगा 1,94,000। अब हमने 2 डेप्रिसिएशन की एंट्री की है, इसकी दूसरी एंट्री होना बाकी है। जैसे कि मैंने बोला था हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होगी, ठीक है। तो चलिए इसकी दूसरी एंट्री होती है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखते हैं हम टू डेप्रिसिएशन
कोलन डैश दे दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा पहला फैक्ट्री बिल्डिंग, और दूसरा मैंने लिखा फर्नीचर। इन दोनों के अमाउंट लिख लेती हूँ मैं। फैक्ट्री बिल्डिंग का था 2500 और फर्नीचर का था 1800। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसकी भी एंट्री होगी। आगे देखते हैं, मतलब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। जो भी एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एडजस्टमेंट से बोलते हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट के बाद हमें क्या करना है, हमें ट्रायल बैलेंस पे जाना है और ट्रायल बैलेंस को हमें सॉल्व करना है। बहुत बार बच्चों को एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन बच्चों को वो अच्छे से याद रह जाती है। लेकिन बहुत बार हमने ये देखा है कि ट्रायल बैलेंस के कुछ हेड्स है जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं या कन्फ्यूजिंग लगते हैं कि ये जाएगा कहाँ पे। तो इसलिए आगे का वीडियो भी अच्छे से देखिए। ट्रायल बैलेंस के हर एक हेड्स आप लोगों को याद हो गए तो आपको क्वेश्चन एकदम ईजी लगने लगेगा। तो देखते हैं एक एक हेड। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, हर एक हेड की एक ही एंट्री होगी, मतलब इन सारी जगहों में से किसी एक जगह पे ही ट्रायल बैलेंस की एंट्री होगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एडजस्टमेंट की दो एंट्री कर रहे थे, 2 बार कर रहे थे, अभी हम सिर्फ 1 बार करेंगे। ठीक है, पहला दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में हमने टिक किया था क्या, नहीं किया था, इसका मतलब ये बाकी है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000, इसका क्या होगा अमाउंट, 2,80,000। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग हो चुका है, इसलिए हम वो फिर से नहीं लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स पे भी हमने टिक किया है, वो भी नहीं लेंगे। परचेसेस 85,500, ये परचेसेस कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 परचेसेस 85,500। अब इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि परचेस रिटर्न बाद में आए, और इसलिए मैंने अभी इसको इनर कॉलम में लिखा। अगर आएगा तो अमाउंट लिखेंगे, नहीं आएगा तो हम उसको एज इट इज़ नील लिख के आउटर में निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखिए बैड डेट्स है। अब मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड बोलेंगे। तो ध्यान में रखना, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स या आरडीडी आया तो वो क्या होगा, ओल्ड होगा। तो देखेंगे हम इसके अमाउंट कहाँ लिख देंगे, 500 रुपीज़ है, इसके अमाउंट हम ओल्ड के सामने लिख देंगे। अभी भी इस अमाउंट को हम बाहर नहीं निकाल रहे क्योंकि हो सकता है कि ओल्ड आरडीडी भी आ जाए। आगे देखते हैं सेल्स रिटर्न। आगे क्या दिया है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न 2,200, ये क्या होता है, सेल्स में से माइनस होता है, माइनस सेल्स रिटर्न बाय सेल्स। सेल्स रिटर्न की अमाउंट है हमारी 2,200। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख के छोड़ दिया है, मैंने आउटर में नहीं निकाला है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन को एकदम सीक्वेंस में सॉल्व कर सकती हूँ। सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है कि क्वेश्चन को हमेशा सीक्वेंस में सॉल्व करना। अगर आप लोग सीक्वेंस छोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन बिगड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए आपने सीक्वेंस को छोड़ना नहीं है। तो सेल्स जब आएगा तब मैं सेल्स लिख दूंगी और अमाउंट बाहर निकाल दूंगी। तो अभी ऐसा कुछ भी करना नहीं है, जब सेल्स आएगा तब हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अपने बुक में स्टार मार्क करके रख दीजिए। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट किया, कितना, 10%। ठीक है, तब इसके एक तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में वर्किंग नोट भी चेक की जाती है, देखी जाती है, तो आपको वर्किंग नोट शो करना है। देखिए हम इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं वर्किंग नोट का। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर, ये फर्स्ट रहेगी, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। देखेंगे स्टूडेंट, अभी तक जो सारे हेड से हम एक एक एंट्री करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ जैसे ही किसी हेड के साथ कोई अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के आ गई, इसका मतलब वो क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या होगी, हिडन एडजस्टमेंट होगी। हिडन एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उस एडजस्टमेंट का नाम क्या होगा, ये वो एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हमने खरीदे हैं और उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस है, गवर्नमेंट बॉन्ड हमने खरीदे तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 10% दिखा रहा है ना, ये क्या है, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा। अब ये जो इंटरेस्ट है अभी मिला क्या, हमने कब परचेस किया उसे, वहाँ पे दिया हुआ है परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब अपने फाइनेंशियल ईयर में ही हमने परचेस किया है उसे।
तो अपने फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो परचेज में लिख रही हूँ, परचेज डे 1 अक्टूबर 2018 और अकाउंट क्लोज कब होता है 31 मार्च 2019। इसका मतलब अपने ही ईयर में हमने इसे खरीदा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जहाँ से हमने परचेस किया है वहाँ से लेके अपने इस ईयर के एंडिंग तक का इंटरेस्ट हमें मिलेगा, है ना, या इतने पीरियड का ही मिलेगा, क्योंकि उसके पहले के पीरियड में तो हमने खरीदे ही नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट बॉन्ड के अमाउंट है 40,000, इसको लिख लेते हैं 40,000 यहाँ पे। अब कैलकुलेशन कैसा होगा, 40,000 इंटू 10%, 10% सभी को आता है निकालना, ठीक है। 40,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो 40,000 का 10% आ जाएगा 4,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स, क्योंकि देखेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने होते हैं, 6 मंथ्स होते हैं, और ये 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा 4,000 इंटू 6/12, तो ऑब्वियसली इसका आधा अमाउंट मतलब ही 6 मंथ्स का हो जाएगा, तो 2,000 इज फॉर 6 मंथ्स। चलो कैलकुलेशन तो हो गए, कैलकुलेशन तो समझ गए, 2,000 आ गया, लेकिन इस एडजस्टमेंट का नाम क्या रहेगा, तो इस एडजस्टमेंट का नाम रहेगा अनरिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट का नाम सबसे ऊपर लिखना है, अनरिसीव्ड इंटरेस्ट, ओके। तो आप लोग पूरा लिख लेना, अनरिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये जो इंटरेस्ट है हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं और इसका जो अमाउंट है ये हमें मिलेगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है, और मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद। ये साल तो नहीं मिलेगा, इसी साल हमने परचेस किए, तो इसका जो इनकम होगा, मतलब इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट बॉन्ड पे हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। और ये इनकम होने की वजह से ये हमें कब मिलेगा, आफ्टर सम टाइम, मतलब ये साल के मार्च के बाद हमें वो मिलेगा, क्योंकि हमने अभी अभी इसे परचेज किया है। तो चलिए हमने वर्किंग नोट तो बना लिया, अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या करनी है, इसकी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गवर्नमेंट बॉन्ड जाते कहाँ पे है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो ये जाएगा असेट साइड में। तो हम क्या करेंगे, असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, सॉरी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड मैंने लिख दिया है, और इसके अमाउंट हम साथ ही में लिख देंगे 40,000। अब अनरिसीव्ड या एक्रूड इसे बोलते हैं, वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जो हमें अनरिसीव्ड जो है वो अमाउंट है, हमें मिली नहीं है लेकिन आगे जाके मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट बॉन्ड में इंक्लूड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब अपने एसेट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अनरिसीव्ड जो है हम ऐड कर देंगे, वो हमारा अमाउंट आएगा 2,000, इस तरीके से ये हो जाएगा 40, ये अमाउंट हो जाएगा 42,000, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड असेट साइड में जाते हैं, असेट साइड में हमने अनरिसीव्ड के नाम से उसे ऐड कर दिया, और इसकी दूसरी एंट्री जाएगी, क्योंकि ये इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अनरिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2,000, इसका अमाउंट कितना है 2,000 हमने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अनरिसीव्ड इंटरेस्ट तो लिखना है, यहाँ पे लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1। आपको वर्किंग नोट स्पेसिफाई करनी है क्वेश्चन में, ताकि वैल्यूअर को अच्छे से वो क्लियरली समझे कि ये अमाउंट कहाँ से आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक हिडन एडजस्टमेंट आई थी हमने क्लियर कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंपोर्ट ड्यूटी। अब ट्रायल बैलेंस में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि हेड्स को समझ के, उसको याद रख के आपको उसके एंट्री करनी है। ये है 1800। इसके बाद दिया है लीगल चार्जेस ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आ जाएंगे 2 लीगल चार्जेस 2,000 रुपीज़। उसके बाद दिया है मोटिव पावर, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, हम यहाँ लिख देंगे 2 मोटिव पावर 20,000। आगे देखते क्या दिया है, वेयर हाउस रेंट, ये जाएगा P&L के डेबिट साइड में, P&L का डेबिट साइड में यहाँ बना लेती हूँ
यहाँ क्या जाएगा, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट की अमाउंट है अपनी 1800। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेड ज़्यादा होते हैं और इसलिए उसको हमेशा बड़ा बनाना है आप लोगों के रजिस्टर में। इसके बाद जाएगा कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों दिया है। कैश इन हैंड 20,000 है, कैश एट बैंक 70,000 है। ये दोनों असेट्स होते हैं, तो इसलिए मैं असेट में दोनों साथ में लिख देती हूँ। असेट में देखो सबसे ऊपर लिखा जाता है ये कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। आगे देखते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में देखेंगे फिर से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के आ गई है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के आ गई मतलब ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। और जब भी एडजस्टमेंट बोलेंगे या हिडन एडजस्टमेंट बोलेंगे, दोनों की कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होंगी। ठीक है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होगी और एडजस्टमेंट्स की 2 एंट्री तो हम करते ही है। तो यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के साथ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है 10,000, मतलब एडवर्टाइजमेंट हमने पेड कितना किया है, ये साल 10,000 पेड किया है। लेकिन वहाँ पे क्या बोला है, फॉर 2 ईयर्स, कितने ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर्स के लिए। मतलब हम जो ये साल के अकाउंट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे तो 1 साल का ही हम अमाउंट लिखेंगे, लेकिन हमने देखा कि हमने 2 साल के लिए मतलब आगे के पीरियड के लिए भी पे किया है। तो जैसे ही हमें दिखता है कि हमने आगे के पीरियड के लिए पे किया है, इसका मतलब उस एडजस्टमेंट का नाम हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। इतना याद रखना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट को प्रीपेड कर दिया है, पहले ही पे कर दिया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें और भी एक इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब क्या लिखिए, डेट 1 जनवरी। देखेंगे इसी साल, ये साल कौन सा साल है, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ये अपना ईयर है। इसी ईयर में 1 जनवरी को हमने इस एडवर्टाइजमेंट के अमाउंट का पेमेंट किया है। मतलब इस साल हमने 3 मंथ्स का ही अमाउंट दिया है और बाकी का बचा हुआ पूरा अमाउंट कितने पीरियड के लिए, आगे के पीरियड के लिए है। फॉर विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब जनवरी से कैलकुलेट करेंगे, जनवरी से अगले 2 साल के बाद के जनवरी तक का हमने पे किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसकी वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। चलो वर्किंग नोट बना के हम इसको सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखेंगे दूसरी वर्किंग नोट में यहाँ बना रही हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, प्रीपेड या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड, कितना प्रीपेड किया है, अमाउंट तो हमने 10,000 पेड किया है, कितने पीरियड के लिए, फॉर 2 ईयर्स। सभी वर्किंग नोट में लिख लो ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से याद है। लेकिन WEF क्या दिया है, 1 जनवरी 19 से हमने उसको दिया है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे 10,000 अमाउंट जो है वो है 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, वो है 2 ईयर्स के लिए। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं 1 ईयर के लिए कितना, तो बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा अपना 5,000। मैं इजी नहीं बता रही हूँ ताकि हमारे कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं जाए, क्योंकि आप सभी को एक बात ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में कम से कम टाइम आपको स्पेंड करना है, मतलब ज़्यादा से टाइम बचाना है, क्योंकि पूरे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें टाइम बचाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं आपका टाइम बचे इस तरीके का मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ, ठीक है। तो 10,000 2 ईयर्स के लिए, तो 1 ईयर के लिए कितना, ओरल में ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5,000 अमाउंट है ये कितने ईयर के लिए, ऑब्वियस है 1 ईयर के लिए, अभी बोले हमने 1 ईयर के लिए 5,000, ठीक है। अब 5,000 जो है वो 1 ईयर के लिए, कि हमें 1 ईयर के अमाउंट चाहिए क्या, नहीं, हमने प्रीपेड कितना किया है, अगर हम 2 साल में से मतलब 24 मंथ्स में से 3 मंथ्स निकाल लेते हैं तो बाकी के पीरियड के लिए, तो ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं जैसे बता रही हूँ वैसा आप लोग को ध्यान में रखना है। तो 5,000 जो है 1 ईयर के लिए, तो मुझे अगर इसका 3 मंथ्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी, 3 डिवाइडेड बाई 12। तो मतलब इसको क्या करूँगी मैं, 3 से 3 मंथ में कन्वर्ट कर दूँगी। 5,000 जो मेरा अमाउंट आया है इसको इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो मेरा अमाउंट आ जाता है 1250, ठीक है।
तो मेरा अमाउंट कितना आया 1250। ये कौन सा अमाउंट आया, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब हम एडवर्टाइजमेंट बोल रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट जाएगा P&L के डेबिट में। सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। 10,000 इसका अमाउंट है, 10,000 हमने लिख लिए। अब इसमें से क्या करेंगे हम, प्रीपेड जो होता है वो हमेशा माइनस होता है। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये प्रीपेड है, क्योंकि ये आगे के पीरियड के लिए दिया गया, इसलिए ये प्रीपेड है। अब उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, 1250 हम माइनस नहीं करेंगे। बहुत बार ये गलती बच्चे करते हैं। क्या होता है कि 1250 कैलकुलेशन में अमाउंट निकाले, ये इजी बनाने के लिए निकाले, लेकिन 1250 ये अपनी अमाउंट प्रीपेड की अमाउंट नहीं है। ये कौन सी अमाउंट है, आउटर की, जो इस साल हमने पे की है। तो 1250 जो है ये आउटर में आएगा और इनर में कौन सा आएगा 1750। तो प्रीपेड कितना किया हमने, पहले ही कितना ये साल पे कर दिया है 8750। तो आउटर में अमाउंट आएगा 1250। तो यहाँ पे लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 2। तो इस तरीके से दोनों वर्किंग नोट हो गई है, दोनों एडजस्टमेंट्स हो गई है। चलो ट्रायल बैलेंस के और भी कुछ हेड्स बाकी है। सैलरीज है जो हो चुका है, रेंट भी हो चुका है, ड्राइंग्स, चलिए ड्राइंग्स आ गया है। अब ड्राइंग्स हमने पहले भी सॉल्व किया था 11th में। अभी इस बार हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो उसमें हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट को याद ही कर लेना है, उसके तीन हेड और 4 हेड, ऐसे डेबिट और क्रेडिट के 3 हेड, डेबिट के 3 हेड और क्रेडिट के 4 हेड, ये आपको याद ही कर लेना है। या हर बार प्रोफार्मा में लिख के रखो, जो एडजस्टमेंट आएगी वो हम लिखेंगे, जो नहीं आएगी उसको स्किप कर देंगे, यानी नील लिख देंगे, वहाँ पे डैश लिख देंगे। तो ड्राइंग का जाता है P&L अकाउंट के, सॉरी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2400 और 3200। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट देखो कैसे करना है। यहाँ पे जो आएगा 2 ड्राइंग्स आएगा, लेकिन 2 पार्टनर्स है तो हम यहाँ पे कितने कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम से काम नहीं बनेगा, तो दो लोग हैं तो दोनों के कॉलम बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। या तो कैपिटल अकाउंट, इसको कंबाइन बोलते हैं, या तो आप लोग 2 कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले का नाम था अमित भाई और नरेंद्र भाई, तो यहाँ पे A और N लिख देती हूँ मैं, A और N। तो कितना कितना ड्राइंग था 2400 और दूसरे का था 3200, तो 3200। इस तरीके से क्या हो गया, ये ड्राइंग की एंट्री हमने की है। एक एक की एंट्री करते जा रहे हैं हम, क्योंकि हम अभी भी ट्रायल बैलेंस में हैं। चलिए बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, असेट होते हैं। चलो बिल्स रिसीवेबल असेट में लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल है 20,700। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी एसेट होते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000। इस तरीके से हो गया ये। तो डेबिट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी क्रेडिट साइड फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। या फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, जब तक कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ती है, प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको टाइम लगेगा। और बहुत पेशेंस से ये वीडियो देखना है, सारी एंट्रीज क्लियर होती जाएगी। जब पूरा वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा कि एंट्रीज कैसी होती है। रुक रुक के देखो, बार बार देखो वीडियो को, एंट्री कहाँ जा रही है और मैं कैसी पोस्टिंग कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्रेडिट साइड अभी सॉल्व करते हैं, और क्रेडिट साइड में हमेशा बहुत कम हेड्स होते हैं तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, हमेशा कैपिटल तो दिया ही रहेगा। कैपिटल अकाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा। तो अमित भाई और नरेंद्र भाई का दोनों का दिया है। अमित का है 3,50,000 और नरेंद्र भाई का है 3 लाख, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है तो क्रेडिट में जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ये है 3,50,000 और ये है 3,50,000 और 3 लाख। इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट में इसके एंट्री कर दिए। अभी आया है सेल्स, मैंने बोला था जब सेल्स आएगा तब हम लिखेंगे। तो सेल्स आ गया है 1,80,000। चलो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लिख लेते हैं 1,80,000। अब बारी आ गई है कि हाँ अब तो कोई एडजस्टमेंट हो नहीं सकती, एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो 1,80,000 में से हम कितना माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न का था 2,200, तो 1,77,800 ये हमने अमाउंट आउटर में लिख लिया है।
बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल की अमाउंट है 8500। आगे देखते हैं, बहुत अभी फटाफट सॉल्व हो जाने वाला है, क्वेश्चंस बस खत्म ही होते आ रहा है। डिस्काउंट 1200, डिस्काउंट देखो क्रेडिट साइड में दिया है, ये ऐसा हेड है कि डेबिट में भी आ सकता है और डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। तो अभी क्या है, क्रेडिट साइड में है, तो P&L के क्रेडिट में जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो 1200 इसका अमाउंट है बाय डिस्काउंट 1200। उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है 38,500, क्रेडिटर्स 38,500। उसके बाद आगे दिया आरडीडी, मैंने बोला था कि ओल्ड आरडीडी भी आता है, तो ओल्ड आरडीडी कहाँ आएगा, P&L के डेबिट साइड में आता है। आरडीडी हमें दिया है 2700, 2700। अब आरडीडी की अमाउंट आ गई है, तो हम ये इसको आउटर में निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है मुझे 1564 यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छे से सुनेंगे। 1500 में से हमें क्या माइनस करना है, 2700, मतलब छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट माइनस करना है। अब ये आप लोगों को कब समझ में आएगा, जब पूरा सॉल्व करोगे तब। तो ऐसे केस में क्या करना है, यहाँ पे नील लिख देना है, क्योंकि माइनस में तो अमाउंट हम बाहर नहीं निकालेंगे, छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट तो माइनस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, इस सिचुएशन में यहाँ पे क्रेडिट में चले जाना है, बाय आरडीडी लिख देना है। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, कभी किसी वीडियो में मैं आपको लॉन्ग कट भी बता दूंगी, लेकिन शॉर्ट में भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 2700 माइनस 1564, तो ये अमाउंट आता है 1136, तो यहाँ पे आ जाएगा 1136। ये किस सिचुएशन में करना है, जब ऊपर की अमाउंट इन सब की तीनों की टोटल छोटी आती है और नीचे की अमाउंट बड़ी होती है। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि माइनस में आंसर हम अकाउंट में नहीं लिखते, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, जो बड़ी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट में से हम छोटी अमाउंट माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगी वो आउटर में लिख देंगे। इसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है 15,000 बैंक लोन है अपना, बैंक लोन। बैंक लोन के बाद परचेस रिटर्न, ये 15,000 लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट हेड हमारा बचा हुआ है परचेस रिटर्न 2,000, ठीक है, तो यहाँ से हम 2,000 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 83,500। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले इस लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी भी एक बहुत लंबी प्रोसेस है, वो हमें करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को हम क्लोज करेंगे। अब ट्रायल बैलेंस को क्लोज करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि बड़ा साइड कौन सा है। अब यहीं पे आप देख सकते हैं लैक्स में ये साइड क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है और डेबिट साइड छोटा दिख रहा है। तो क्रेडिट साइड की पूरी टोटल कर लेंगे हम 1,77,800 प्लस हम करेंगे 8,000। आपको टोटलिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर्स नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस टोटलिंग की खुद से हर बार कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुद से कैलकुलेट करते जाएंगे, फिर टोटलिंग भी आपको इजी लगेगी। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, सब कुछ आते रहता है, लेकिन टोटलिंग करते वक्त ही अटक जाते हैं, क्योंकि टोटलिंग ही नहीं हो पाता जल्दी से, उसको बहुत टाइम लगता है। तो साथ ही में टोटलिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। तो इसकी टोटल आ गई है 2,28,800, 2,28,800। इसमें से हम माइनस कर देंगे डेबिट साइड के सारे हेड्स, 83,500 माइनस 1,800 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा 1,23,500। तो यहाँ पे और एक बार करके देखती हूँ मैं इसको। तो मैंने एक बार और कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये अमाउंट 20,000 नहीं थी, 12,000 थी। तो इस तरीके से अपना अमाउंट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 1,31,500। सब लोग खुद अच्छे से करके देखेंगे इसको क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट आया है डेबिट साइड में आया है, तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा, 1,31,500। अब इस अकाउंट को भी उसी प्रोसेस से हम क्लोज कर देंगे। पहले चेक कर लेंगे सारी अमाउंट्स बाहर निकली हुई है क्या, हाँ हमने सारी अमाउंट्स बाहर निकाल लिए हैं। तो अब इसको हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इस P&L अकाउंट का आधा पोर्शन इधर है, इसको भूलना नहीं है, और ये अकाउंट क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखेंगे, मैं इसके प्रोसेस भी बताने वाली हूँ। 1,31,500 में हम प्लस कर देंगे 2,000, प्लस हम करेंगे 1,200, प्लस 1,136। इस तरीके से इसका अमाउंट आ रहा है 1,35,836। 1,35,836 इसका टोटल आ रहा है। देखते हैं हमारा आंसर आता है क्या, माइनस 2,300। डेबिट के सारे हेड्स माइनस कर देने हैं आपको। 2,000 माइनस हम कर देंगे 8,000, माइनस 4,100, माइनस 2,500, माइनस 1,800। क्या कर रहे हैं हम, इनमें से सारे ये हेड्स माइनस करते जा रहे हैं। 1,800 माइनस 1,250। तो इस तरीके से अपना आंसर आएगा। नेट प्रॉफिट आएगा 1 लाख, यहाँ पे देखो लिखेंगे 1,12,086। ध्यान रखना ये क्या है, मैं सर्कल कर रही हूँ, आप लोगों को सर्कल नहीं करना है, ये शो करने के लिए। ये क्या है अपना टू नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पार्टनरशिप फॉर्म में इस नेट प्रॉफिट को हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते थे क्या, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। अब यहाँ पे काम आएगा रेशो का, और अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमने पढ़ ली थी कि रेशो कितना है, इक्वल रेशो है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वली दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो दोनों में डिवाइड कर लेंगे, तो जो नेट प्रॉफिट आया है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इक्वल रेशो आ जाएगा। जब रेशो के क्वेश्चन हम करेंगे तो रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक है, तो इसका अमाउंट है 56,043। तो इस तरीके से 56,043 दोनों पार्टनर को मिलेंगे। एक है अमित भाई और दूसरा है नरेंद्र भाई। तो दोनों को हमने क्या कर दिया है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस अकाउंट को क्लोज कर देना, ऐसे 2 लाइन से क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको ऊपर लिखना है, और ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ध्यान रखेंगे, आगे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में। अब नेट प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है आपको, डेबिट में दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट, और उनको जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है हम वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 56,043 दोनों का सेम है, 043 60 56,043। अब क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। मैंने सीक्वेंस वाइज ही अकाउंट बनाया है, पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ये। अब ये अकाउंट क्लोज होगा। अब ये अकाउंट क्लोज करते हुए क्या करना है, हमें बड़े साइज की टोटल माइनस करने, वही बैलेंस करना है हमें अकाउंट को। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कितना आंसर आता है। 56,043 प्लस 3,50,000, 4,06,043, 4,06,043। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड में लिखेंगे 4,06,043, 4,06,043 ये अमाउंट लिख देंगे। कैलकुलेशन आपको भी बहुत अच्छे से करना है, हाथ से करने हैं कैलकुलेशन। इसमें से हम माइनस कर देंगे 2,400। 2,400 माइनस करने के बाद 4,03,643, 4,03,643। ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा अकाउंट छोटा बन गया मेरा, 2 कॉलमनार है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा भी अकाउंट क्लोज कर लेंगे। 3 लाख प्लस 56,043, 3,56,043, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3,200। तो हमारा बैलेंस आएगा 3,52,843। तो ये बैलेंस आ रहा है 3,52,843।
अब ये अमाउंट आप लोगों को अच्छे से दिखेगी। इसको क्या नाम देंगे? 843। तो इसको क्या नाम देंगे हम? टू बैलेंस। अब ये जो बैलेंस है ये जाएगा क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल में दोनों के नाम लिखेंगे, अमित भाई और नरेंद्र भाई। जो नाम दिया है वो लिखना है आपको, ठीक है। ये है 4,03,643। ये क्या है? बैलेंस अमाउंट है, मैं इसको सर्कल कर देती हूँ। और 3,52,843, ठीक है। इस तरीके से दोनों के अमाउंट को प्लस करके हमें आउटर में निकालना है। 4,03,643, 756,846, 756,846, इस तरीके से ये अमाउंट है। माना स्टूडेंट की ये बहुत लंबा वीडियो है, बहुत बड़ा चल रहा है ये वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा होल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे 486 अमाउंट है। अमाउंट बहुत ध्यान से लिखना है, 486। अब क्या होगा? तो आप लोग जब ये अकाउंट क्लोज करोगे तो दोनों बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए। अगर दोनों बैलेंस शीट की टोटल सेम आती है तो आपका आंसर करेक्ट है, मतलब आपने जो पूरा सॉल्व किया है वो करेक्ट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इस तरीके से हमने आज पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बैलेंस शीट की टोटल भी आपको करके देखना है, टोटल आ जाएगा आराम से इसका। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है। आपको इसी की प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? कभी भी जो भी क्वेश्चन मैं लूँगी उसी की प्रैक्टिस, उसको एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना है, सुन लेना है एक बार पेशेंस से, और फिर उसी की प्रैक्टिस मतलब क्या है, खुद से उसको सॉल्व करके देखना है। फिर कोई पॉइंट ऐसा आएगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो में फिर से रिपीट करके सुन लेना है। आज के लिए इतने, कल हम एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे।